नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक बार एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ और पूरे विश्वास के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ कलाम संस्थान आपके पास आरएस प्री 2021 को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत का इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इस क्रम में आज हम जो है इस पहली क्लास के माध्यम से आरएस प्री एग्जाम में आपके आधुनिक भारत के इतिहास में क्या सिलेबस में संशोधन हुआ है, उसके साथ साथ कौन कौन से टॉपिक हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम पहलुओं को हम बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो प्री और मेंस दोनों पॉइंट से ही बेहतरीन है। साथ ही साथ तैयारी की इस रणनीति में आपके पास चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस कोई भी पार्ट हो, उसका हर पार्ट आपका बहुत बेहतर होना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। इस क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट आरएस 2021 का जो वैकेंसी अनाउंस हुई है और जो सिलेबस में संशोधन किया गया है, उस क्रम में सबसे पहले आप देखना आरएस प्री सिलेबस जो है उसमें आधुनिक भारत के इतिहास का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसका सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी यहाँ पर आधुनिक काल लिखा हुआ था, लेकिन आधुनिक काल के अंदर यहाँ पर पॉइंट था 18वीं शताब्दी से, लेकिन लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें 18वीं के बजाय अब 19वीं शताब्दी से 19th सेंचुरी से, मतलब 1801, 2, 3, 13, 50 ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आएगा। साथ ही साथ इससे पहले वाले पार्ट की हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन मुख्य फोकस जो रहेगा वो लेटेस्ट सिलेबस पर रहेगा। इस क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास में आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए। नंबर पहला जो है आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रवाद का उद्भव, कि नेशनलिज्म का उदय भारत में कैसे हुआ। इस क्रम में आपके पास 4 टॉपिक हैं, मतलब जो पहला पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, उसमें 4 पॉइंट है। नंबर 1 बौद्धिक जागरण, नंबर 2 प्रेस, नंबर 3 पश्चिमी शिक्षा। बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा और 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये 4 पॉइंट आपके इस पहले पॉइंट में दिए हुए हैं। नंबर 2 स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एज इट इज है। हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट की विभिन्न अवस्थाएं, यहाँ पर अवस्थाओं का मतलब होगा राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद सेकंड चरण, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और पृथक राष्ट्र आंदोलन। साथ ही साथ दलितों के उत्थान के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो विभिन्न अवस्थाएं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट धाराएं और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता में आप लोग ध्यान रखना चाहिए। उदारवादी हो, उग्रवादी हो, गांधीवादी हो, क्रांतिकारी हो, महिलाएं हो, उन तमाम को हम बहुत बेहतर तरीके से यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, ये पॉइंट बहुत अच्छा सा है। इसमें हम यहाँ पर ये प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों का मतलब क्या है। ब्रिटिश भारत का क्या योगदान था, देशी रियासतों का क्या योगदान था, मद्रास प्रेसिडेंसी का क्या योगदान था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्या योगदान था, नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान था, उन तमाम पहलुओं को इस पॉइंट में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक आपका ये पहले भी था लेकिन अब बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया। राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ और उस राष्ट्र निर्माण में आपको पता है संविधान सभा, अंतरिम सरकार, राज्यों का पुनर्गठन और साथ ही साथ नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ये इतने पॉइंट्स जो है दोस्तों यहाँ पर होंगे। और इस बार चूंकि वेल डिफाइंड नेशनलिज्म को दिया गया, राष्ट्रवाद को दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से विभिन्न आयामों के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे।
अब जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे इस पूरे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वर्ड कोई यूज हुआ है तो राष्ट्रवाद हुआ है। और किसी भी देश के निर्माण में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा सबसे पहले कि राष्ट्रवाद से हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो क्लास होगी कलाम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि जितनी क्लासेस आपको दी जाए बस उन क्लासेस को पढ़ करके और हमारी तरफ से संस्थान की तरफ से जो पीडीएफ दिया जाएगा उसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इतने बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपका काम वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो इस क्रम में सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिया है वो लिया है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, नेशनलिज्म की परिभाषा क्या है और राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण क्या है। और जब राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण हम पढ़ेंगे तो उन्हीं कारणों में आपके आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक दिया गया है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, वो पूरा का पूरा कवर होगा। अब इसमें आप देखोगे सबसे पहले आपसे पूछे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रवाद की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस में अलग है, लेकिन एक आम आदमी क्या सोचता है, एक आम बच्चा क्या सोचता है, वो सिंपल सामान्य परिभाषा आपको राष्ट्रवाद की यहां पर प्रस्तुत करनी है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वह भावना जो उन्हें निस्वार्थ रूप से एकजुट करती है, उस भावना को नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके लिए एक भौगोलिक क्षेत्र और उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न संस्कृति के लोग हो सकते हैं, विभिन्न धर्म के लोग हो सकते हैं, विभिन्न जातीय लोग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम से वो निस्वार्थ रूप से अगर एकजुट होते हैं तो उससे हम नेशनलिज्म कहेंगे। और आप देखोगे 19वीं शताब्दी वो शताब्दी है जब भारत उसमें अनेक रियासतों, रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत में बटा हुआ है। उस समय जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होगा, ब्रिटिश द्वारा जो व्यापक स्तर पर शोषण किया जाएगा, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत पे आएगा, उससे भारतीयों में एक भावना बनने लगेगी। और उसी क्रम में जब अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी एक एकीकृत बाजार का निर्माण कर रही थी, तो उसी समय एक एकीकृत भारत की संकल्पना, एक एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना उस समय तैयार हो रही थी। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण है वही आपके आधुनिक भारत के सिलेबस का पहला पॉइंट है। इस क्रम में भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण क्या है दोस्तों, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। नंबर 2, ब्रिटिश द्वारा भारत में उठाए गए आधुनिक कदम, द मॉडर्न स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब आधुनिक कदम कौन से होंगे दोस्तों, जैसे रेलवे, सिविल सेवा की स्थापना, पुलिस की स्थापना, रेवेन्यू सिस्टम, कॉर्नवालिस कोड, इंडियन पैनल कोड। वो तमाम कदम जो ब्रिटिश ने अपने हितों के लिए भारत में उठाए, वो भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। ब्रिटिश हथौड़े का मतलब क्या होगा कि उन्होंने हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स के लिए जो स्टेप्स उठाए, उन्हीं स्टेप्स ने, उन्हीं कदमों ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। तीसरा, भारत में प्रेस की स्थापना। जर्नलिज्म जो है, उस प्रेस ने किस प्रकार से आम आदमी की आवाज को उठाया, किस प्रकार से उस आम आदमी को जागरूक किया, और उस जागरूकता ने राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। साथ ही साथ दोस्तों, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन जो है, उसने भी भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। साथ ही साथ भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के कुछ राजनीतिक कारण भी थे। उन राजनीतिक कारणों को हम दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, जैसे हम एक क्लास अलग से लेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश द्वारा उठाए गए आधुनिक कदम, इनकी सबकी एक क्लास आपके पास होगी, ताकि हम इसका व्यापक विश्लेषण और कहां से आपके प्री एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, राजनीतिक कारण।
भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव की पॉलिटिकल कॉज क्या है, उसमें हम क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, राजनीतिक कारण में, जैसे सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, किस प्रकार से उस हड़प नीति ने रियासतों के अंदर एक प्रकार का असंतोष पैदा किया और उस असंतोष ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगा दिया। इसी प्रकार राजनीतिक कारणों में भी हम देख सकते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट, उनसे किस प्रकार से नेशनलिज्म पैदा होगा उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशियो कल्चरल कोड, जैसे 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया जाएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाएगा, कन्या हत्या को रोकने का प्रयास किया जाएगा, ईसाई मिशनरियों की भूमिका बढ़ेगी। वो तमाम चीजें सामाजिक सांस्कृतिक कारण किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करेंगे उसको हम विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 7वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रवाद किससे बनता है? एक चेतना से। चेतना कब आती है? जागरूकता से। और जागरूकता कब आती है? बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। आप कहोगे सर कैसे? दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेज अगर भारतीयों का शोषण नहीं करते, अगर हमारा इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ होता, तो शायद हमारे में चेतना भी नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम, जो भू राजस्व प्रणालियां थी, उसमें किस प्रकार से आम भारतीय का शोषण हुआ, किस प्रकार से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, किस प्रकार से भारत में कृषि पर भार बढ़ता है, किस प्रकार एकीकृत बाजार के निर्माण के अंदर भारतीयों को व्यापक स्तर पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, और साथ ही साथ रेलवे ने किस प्रकार इस शोषण की गति को बढ़ा दिया, ये सब पॉइंट आपके 7वें पॉइंट पाएंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रवाद क्या है और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के जो कारण है उसमें मैंने ले लिया सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले एक एक कारण को हम डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद में इन सबको आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास का मेन ऑब्जेक्ट होगा कि आरएस प्री एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारी क्लासेस से बाहर नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी रणनीति जो है वो कलाम एकेडमी तैयार कर रही है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का पहला नाम जो है उसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप 2 मिनट के लिए मनन कीजिए कि इसका नाम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों पड़ा और किस सदी की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये बात है 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में भारत में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट, यहां पर एक बिंदु आपके पास आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि यहां पर सामाजिक शब्द के साथ धार्मिक शब्द क्यों जोड़ा गया। मतलब इसको हम केवल सामाजिक सुधार आंदोलन भी तो कह सकते थे, लेकिन इसका नाम जो है वो नाम जो है सामाजिक धार्मिक सुधार है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, वो चाहे सती प्रथा हो, कन्या हत्या हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह न होना, डाकन प्रथा, पर्दा प्रथा, ये जितनी भी सोशल एविल्स थी, ये सामाजिक समस्याएं थी। लेकिन इन सामाजिक समस्याओं का जुड़ाव कहीं ना कहीं धर्म के साथ में था, अर्थात समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए थे। और जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार संभव नहीं था। इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अर्थात धर्म में सुधार करके ही समाज में रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं।
इसलिए इसका नाम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। और चूंकि इस आंदोलन से भारतीयों में एक नई प्रकार की चेतना आती है, इसीलिए इसी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। इसी को इंडियन रिनेसा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी इसी टॉपिक को जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखना है। इसके बाद जो भारतीय पुनर्जागरण है, समाज और धर्म और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां जब आपस में मिलती हैं तो इसी से संस्कृति का निर्माण होता है, कल्चर का निर्माण होता है। इसीलिए इसी को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को सांस्कृतिक जागरण के नाम से भी जाना जाता है। इसी को सांस्कृतिक जागरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जिस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की मैंने बात कही, उसे ही भारतीय पुनर्जागरण और उसे ही सांस्कृतिक जागरण के नाम से भी जाना जाता है। एक बिंदु और, अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया आरएस में, लेकिन आ सकता है कि 19वीं सदी का जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, उस 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का मेन फोकस क्या था? फोकस एरिया ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कन्या हत्या को रोकना, सती प्रथा को अवैध घोषित करना, डाकन प्रथा को रोकना, पर्दा प्रथा को रोकना, ये तमाम चीजें किससे जुड़ी हुई है? तो आप लोग ध्यान रखना, ये तमाम चीजें महिलाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं कहूंगा कि 19वीं सदी का जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसका मेन फोकस जो था वो बेसिकली महिला सुधारों पर था। और जो समाज रूपी गाड़ी है, उसका एक इंपॉर्टेंट पहिया जो है वो महिलाएं हैं। इसलिए अगर आपको इस गाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से चलाना है तो आपको महिला सशक्तिकरण करना होगा, और महिला सशक्तिकरण से पहले महिलाओं के हित में सुधार करना होगा। इसलिए 19वीं सदी का जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसका फोकस पॉइंट जो था वो बेसिकली ह्यूमन रिफॉर्म्स था, महिलाओं के लिए सुधार था। और इसी क्रम में आप अगर 20वीं शताब्दी को देखोगे तो जो 20वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है, उसका फोकस आप देखना, उसमें है दलित सुधार। मतलब दलितों को उनके जो अधिकार मिले दोस्तों, वो सब के सब 20वीं शताब्दी मिले हैं। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी भीमराव अंबेडकर साहब की, गांधी जी की, जिन्होंने बाकायदा मूवमेंट चला करके दलितों को उनके अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो उसको भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। अब इस क्रम में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को जब हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा दोस्तों, वो आएगा राजा राम मोहन राय का। और जैसे राजा राम मोहन राय का नाम यहाँ पर आएगा तो एक चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी कि सर राजा राम मोहन राय से आरएस प्री के पॉइंट से बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो उसको मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले राजाराम मोहन राय। दोस्तों, राजाराम मोहन राय जो है, इनका जन्म जो है वो बेसिकली 1772 और बंगाल में एक जगह है राधानगर, बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। बंगाल के राधानगर में राजाराम मोहन राय का जन्म हुआ था। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ बुक्स में 1772 के स्थान पर 1774 भी दिया गया है, इसलिए वो कन्फ्यूजन पैदा होगा। लेकिन जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें उनकी जन्म की तिथि जो है वो 1772 दी गई है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछे कि आधुनिक भारत का, आपसे ये पूछे कि आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता, या कई जगह ये भी रहता है
आधुनिक भारत का पहला पुरुष, द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तब भी आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। साथ ही साथ वह कौन सा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का नेता था जिन्हें भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है? भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है, ए ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। यहाँ भूत का मतलब होगा दोस्तों कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने इस बात को ढूंढने का प्रयास किया कि प्राच्य संस्कृति में भी बहुत शानदार चीज़ें हैं, और भविष्य का मतलब यहाँ पर होगा पाश्चात्य संस्कृति। आप इस बात का अंदाज इससे लगा सकते हो कि राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में 2 घर थे। उसमें से एक घर, मान लीजिए ये घर ए है, ये राजा राम का घर ए है, और ये राजा राम मोहन राय साहब का घर बी है। इन 2 घरों को आप देखिए, कहते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो पहला घर था वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर आधारित था। वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर आधारित था, और उस घर में अगर कोई पाश्चात्य संस्कृति नाम की कोई चीज़ थी तो उसका नाम था राजा राम मोहन राय। वापस रिपीट कर रहा हूँ, राजा राम के कलकत्ता में 2 घर थे। उन 2 घरों में एक घर पूरी तरह से भारतीय संस्कृति बना हुआ था। उस घर में अगर कोई पाश्चात्य संस्कृति की कोई चीज़ थी तो उसका नाम था राजा राम मोहन राय। और घर बी जो था वो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति बना हुआ था, और उस पाश्चात्य संस्कृति वाले घर में अगर कोई भारतीय संस्कृति की कोई चीज़ थी तो उसका नाम था राजा राम मोहन राय। इसका मतलब ये हुआ कि राजा राम मोहन राय वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति को जोड़ने का काम किया। और इसके अलावा आप देखिए 19वीं शताब्दी की इस महान व्यक्तित्व को उस समय लगभग 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान इनके पास में था। 1 दर्जन भाषाओं के ये ज्ञाता थे। आप कहोगे सर कौन सी भाषाएं? हिंदी, भोजपुरी नहीं। इनको जो नॉलेज था वो बेसिकली अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच, ग्रीक मतलब यूनानी भाषा, हिब्रू इजराइल की भाषा, अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी तमाम भाषाओं का 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान राजा राम मोहन राय को था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? टाइटल ऑफ राजा, उन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि उस समय के जो शासक थे जिनका नाम था मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। और ध्यान रखना, अकबर सेकंड के पेंशन के मुद्दे पर 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और उस पेंशन के मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। और दुर्भाग्य ये रहा दोस्तों कि 1833 के अंदर ब्रास्टिल के अंदर राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। तो ये मैंने सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया दोस्तों, कि ये बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने होंगे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, उस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। इसलिए आपसे अगर ये पूछे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तब भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, तब भी आपका उत्तर जो होगा वो राजा राम मोहन राय होगा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसमें काम में आएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कंप्लीटली ऐसे क्वेश्चंस पर जो आपके RAS 2021 में आ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर ये लिखा
RS 2021 और स्पेशली ये वाली हमारी क्लास जो है वो पूरी तरह से प्री एग्जाम को फोकस किए हुए हैं। और प्री एग्जाम के पॉइंट से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि क्या राजाराम मोहन राय ब्रिटिश शासन के खिलाफत करते थे? तो दोस्तों आपको बता दूं, राजाराम मोहन राय ने सामाजिक मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दे पर अपने घर से बगावत की। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन का सपोर्ट किया था और यहां तक कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा प्रसिद्ध सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता थे जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त का सपोर्ट किया था? तो राजाराम मोहन राय। अब एग्जाम के पॉइंट से आप देखोगे तो नंबर 1, 1809 में राजाराम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी। दोस्तों उस पुस्तक का नाम था तूफात उल मुआविदीन। ये पहली फेमस बुक उनकी आती है, तूफात उल मुआविदीन। आप कहोगे सर हमारे तो ये नाम ही समझ में नहीं आ रहा कि किस लैंग्वेज में लिखा होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, तूफात उल मुआविदीन जो बुक थी ये बेसिकली उनकी फारसी भाषा में लिखी गई किताब थी। तो आप कहोगे सर फारसी भाषा में किताब क्यों लिखी उन्होंने? क्योंकि उस समय मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली पर्शियन थी, अर्थात फारसी भाषा थी, इसलिए फारसी भाषा में वो पुस्तक लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या था दोस्तों? इसका अर्थ था, इसका जो इंग्लिश वर्जन हुआ वो था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इसी किताब का नाम है, तूफात उल मुआविदीन का गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी किताब का जो हिंदी वर्जन है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी का नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। उसी का नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये पॉइंट आपका यहां पर आएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि राजाराम मोहन राय की पहली पुस्तक जो बहुत फेमस हुई उस पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम होगा, 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किस पर स्पेशली फोकस किया था? एक ही ईश्वर की आराधना करना, एक ही ईश्वर की आराधना पे बल देना। इसका मतलब हुआ दोस्तों वो बहुदेववाद के विरोधी थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। तो यहां पर उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार किया है, एकेश्वरवाद का प्रचार किया है। ये इसी पॉइंट में आपका ये आ सकता है कि इसके माध्यम से उन्होंने बहुदेववाद मतलब एक से अधिक देवता और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने इसके माध्यम से किया था। तो ये पॉइंट भी आपका यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपके सर क्या उन्होंने इस एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए आरंभ में किसी संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए 1815 में सबसे पहले उन्होंने जिस सभा की स्थापना की उसी को हम कहते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना स्पेशली उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए किया था। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब वो एकेश्वरवाद का प्रचार करने लगे तो उनके बारे में ये थीम बन गई कि कहीं ना कहीं राजाराम मोहन राय का अपने धर्म से मोह भंग हो रहा है, अर्थात हिंदू धर्म से मोह भंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, उनका हिंदू धर्म से मोह भंग नहीं हुआ था। वो हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे, लेकिन उनका कहना था कि वक्त के साथ कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिससे
हिंदू धर्म के शुद्ध रूप में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, और उसी के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कि एकेश्वरवाद का प्रचार किया जाए। लेकिन उस समय चूंकि पूरे भारत में ब्रिटिश का दबदबा था, ईसाई मिशनरियां बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही थी, तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने सोचा कि राजा राम मोहन राय का हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया है। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए विद्वान तो थे ही, एक पुस्तक और लिख दी, और उस पुस्तक का नाम था 1820 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस। और परसेप्ट्स ऑफ जीसस के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म को छोड़िए, पहले अपने धर्म को देख लीजिए। अर्थात परसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब के माध्यम से उन्होंने ईसाई धर्म की कमियों को उजागर कर दिया कि आपके धर्म में तो हमारे से अधिक बुराइयां हैं। बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन आप देखिए, अपने धर्म में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से क्या ले सकते हैं। इस क्रम में उन्होंने भारत में इस्लाम का अध्ययन किया, सूफिज्म का अध्ययन किया, क्रिश्चियनिटी का अध्ययन किया, वेस्टर्न कल्चर का अध्ययन किया। तभी तो कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय भूत एवं भविष्य के मध्य का एक सेतु था। अब इसमें आप देखोगे एक पॉइंट और आता है कि राजा राम मोहन राय, अगर मैं इसको यहां लिखूं, राजा राम मोहन राय, नाम बहुत बड़ा दोस्तों, राजा राम मोहन राय। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय ने, अगर यहां से हम चलें तो इस्लाम से वो किस थीम को लेके आ रहे हैं, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर की आराधना का जो बिंदु है, एकेश्वरवाद। इस्लाम और ईसाई भी मान सकते हो। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ईसाई धर्म से उन्होंने किस सिद्धांत को यहाँ पर अपने यहाँ पर एडॉप्ट किया है, जिसका वो अपनी सभा में उसका प्रयोग करेंगे ब्रह्म समाज के अंदर, तो होगा नीति शास्त्र का, नीति शास्त्र का। साथ ही साथ वो सूफिज्म को भी देख रहे हैं, सूफीवाद, और सूफीवाद से जो चीज उनके अंदर आएगी वो होगा रहस्यवाद। कौन सा पॉइंट? यहां पर आपका पॉइंट होगा रहस्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों, अगर उन्होंने वेस्टर्न कल्चर से क्या लिया, पाश्चात्य संस्कृति से क्या लिया, अगर ये पॉइंट आपसे पूछे तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाश्चात्य संस्कृति, और पाश्चात्य संस्कृति से उन्होंने लिखा उदारवाद को। उदारवाद जो उन्होंने लिया है, उदारवाद, और साथ ही साथ बुद्धिवाद भी कह सकते हो। उदारवाद एवं बुद्धिवाद जो है वो उन्होंने पाश्चात्य से लिया है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना। ये सबसे पहले बेसिक पॉइंट है जब राजा राम अपना ये काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये बिंदु आपको यहाँ पर समझने होंगे। और यहाँ से एग्जाम में तूफात उल मुआविदीन पूछी गई है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पूछा गया है, एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए किस सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा पूछी गई है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस पूछा गया है। लेकिन ये वाले पॉइंट्स जो है, जो मैंने उनकी बुक्स का अध्ययन करके आपको दिया है, ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो फिर आपके दिमाग में होगा कि सर आरएस 2021 को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पॉइंट बता दीजिए जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किससे रिलेटेड दोस्तों? तो यहां फिर एक बार मैंने आपके सामने लिखा है राजा राम मोहन राय। और कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में जो सभा, जो संस्था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे अहम भूमिका अदा करती है, उसका नाम था ब्रह्म समाज।
तो यहां पर मैंने ये आपके सामने लिखा ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज में जो पॉइंट्स आपके आएंगे, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना। तो दोस्तों ध्यान रखना, 20 अगस्त 1828 को राजाराम मोहन राय बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रह्म समाज। तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्म समाज का मेन ऑब्जेक्ट था हिंदू धर्म को, पहला पॉइंट, हिंदू धर्म को उसके स्वच्छ रूप में स्थापित करना, हिंदू धर्म को उसके स्वच्छ रूप में, या मैं इसमें स्वच्छ के साथ में ओ लिख दूं, उसके शुद्ध स्वच्छ रूप में, जिस फॉर्मेट में हिंदू रिलीजन सबसे पहले था उस रूप में स्थापित करना, स्वच्छ रूप में स्थापित करना। नंबर 2, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और थर्ड जो है, तीसरा पॉइंट वो होगा मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करना, मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का विरोध करना, बहुदेववाद का विरोध करना। और ध्यान रखना, इसी ऑब्जेक्ट में एक और चौथा पॉइंट जो आज तक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे अधिक बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज वो समाज था जिसके फाउंडर राजाराम मोहन राय ने भारतीय समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों का सबसे पहले विरोध किया है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। और दोस्तों ध्यान रखना, जब सामाजिक कुरीतियां, उसमें बाल विवाह भी हैं, लेकिन जो प्रयास उनको सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई, कहते हैं कि राजाराम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में नियम संख्या 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नियम संख्या 17 के तहत सती सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब यहां पर दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले सती प्रथा संबंधी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सती सिस्टम को सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो आपका उत्तर होगा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। सबसे पहले कहां पर हुआ है, बंगाल में 1829 में, और उसके बाद 1830 के अंदर इसको बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर लागू कर दिया गया है, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर इसको लागू किया गया। तो वो उसके बाद में हुआ है, लेकिन पहले जो हुआ है वो सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी जो घोषित किया गया वो बेसिकली बंगाल में हुआ है। एक क्वेश्चन और कि सती प्रथा को जब गैर कानूनी घोषित किया गया उस समय कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो दोस्तों यहां पर इस पॉइंट में ध्यान रखना, उस समय विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो है वो बेसिकली उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो कथन कारण में प्री में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कथन में दे दिया कि 1829 के अंदर भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया या सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, और कारण दे दिया गया उस समय विलियम बेंटिक जैसा सुधारवादी गवर्नर जनरल था जिसने इसे लागू किया। और फिर आपसे उसकी व्याख्या ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस टाइप से 4 पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ही अंग्रेज भारत को एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे उपभोक्ता बने। और भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता अच्छा कब बनेगा,
जब वो अपनी परंपरागत रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़ेगा, जब सोशल रिफॉर्म्स होंगे, जब एक ऐसा भारतीय तैयार किया जा सकेगा जो दिखने में भले ही भारतीय हो लेकिन सोचने और समझने के पॉइंट से अंग्रेजों जैसा हो। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, प्रयास तो राजाराम मोहन राय से पहले भी कई हुए, कई राजाराम मोहन राय आए और पैदा हुए और मर गए, लेकिन नाम इन राजाराम का क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं उस समय की जो सरकार थी, अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके हितों के अनुकूल ये सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे। हालांकि ये सोशल रिफॉर्म्स ने भारत में चेतना पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन अंग्रेजों ने इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का सपोर्ट इसलिए किया कि अंग्रेज भारत को एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील करना चाहते थे। इसकी व्याख्या मैं अलग से करूंगा, लेकिन जस्ट मैंने एक पॉइंट यहां पर बताया है। तो ये वाला पॉइंट है। अब यहां पर आरएस प्री में यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ये बताए, लेकिन यहां पे मैंने ये लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे क्या होगा दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी ला सकती है जो आपके बुक्स में नहीं हो। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि नंबर 1, ब्रह्म समाज का पहला मंत्री कौन था। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज का पहला मंत्री कौन था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्म समाज का पहला मंत्री कौन था। अगर यह क्वेश्चन आपसे आता है, पहला मंत्री और किसका, ब्रह्म समाज का, तो दोस्तों आप लोग याद करना, यहां पर उत्तर होगा ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद चक्रवर्ती पहले ब्रह्म समाज के मंत्री हैं। मंत्री की पोस्ट बहुत अच्छी उसमें मानी जाती थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि राजाराम के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला। राजाराम के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उसमें ऑप्शन में अगर ये हो तब तो आप लोग ध्यान रखना, पहला उत्तर तो आपका होगा द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। और दूसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, अर्थात अगर वहां पर अगर उसमें द्वारकानाथ नहीं हो तो फिर आप उत्तर में देवेंद्रनाथ टैगोर लिख सकते हो। देवेंद्रनाथ टैगोर को यहां पर दे सकते हो। तो राजाराम के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो फिर एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ सकता है, और वहां से आरएस में आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजाराम का नाम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सर्वोपरि हैं। मतलब उन्हीं को कहा जाता है कि वही भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं, वही आधुनिक भारत के पहले नेता हैं। तो ऐसी क्या बात है, और वहां से प्री एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर हम इसका एनालिसिस दोस्तों यहां पर करें कि वो सर्वोपरि कैसे हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले नंबर 1, भारत में जो ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना करने वाला, ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना करने वाला पहला शख्स कौन था। तो आपका 100% जो उत्तर आएगा उसमें नाम आएगा राजाराम मोहन राय का। पहला पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, दूसरा आपसे ये पूछे सेकंड पॉइंट में कि भारतीय पत्रकारिता का
अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जो है वो बेसिकली राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में जब भारत में पत्रकारिता का विकास हुआ था, जब फाउंडेशन पड़ा था, उस समय कोई भारतीय पेपर निकाल रहा, उसका संपादन कर रहा था, उसका नाम राजा राम मोहन राय था। इसलिए कहते हैं कि ही वॉज द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। वो भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। और यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। वो 2 प्रश्न जो आपके बनते हैं वो नंबर 1 जो है पहला, कि उनका सबसे फेमस जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। और ध्यान रखना दोस्तों, संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो ये बेसिकली बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था। और उनका दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार उनका दूसरा न्यूज़पेपर था, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किस भाषा में चलता था दोस्तों? मिरातुल अखबार फारसी भाषा में चलने वाला एक न्यूज़पेपर था। और आप लोग ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि 1823 के 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा मिरातुल अखबार। मतलब ये समाचार पत्र जो है 1823 के जो प्रेस एक्ट पास हुआ था, और चूंकि प्रेस इस बार आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है 1823 के प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर भी आपका दोस्तों यही वाला होगा। ये वाला पॉइंट आप इसमें ध्यान रखना, मिरातुल अखबार को। तो बिंदु क्या थे? नंबर 1, ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। नंबर 2, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। 2 पॉइंट। और तीसरा, सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया को शुरू करने वाले। तो इसमें भी नाम जो है सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स में नाम इन्हीं का आएगा, और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। ये पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो, इसलिए उनका नाम सर्वोपरि है। तो 3 पॉइंट हुए आपके पास, 1, 2, 3। और सामाजिक सुधारों की इस प्रक्रिया में आप डाल सकते हो किसका नाम? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का। ये बिंदु आपके यहां पर आएंगे। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। और दोस्तों यहां पर आपको 2 पॉइंट याद करने होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखना, उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर, यहां पर एक व्यक्तित्व का नाम आएगा जो एक घड़ीसाज था, डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 के अंदर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और हिंदू कॉलेज आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा कॉलेज बन गया शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। तो ये 2 पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे। वेदांता कॉलेज की स्थापना, ये भी आपके प्री के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वेदांता कॉलेज वह कॉलेज था जिसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जा सके जो आधुनिक भारत बन सके। तो ये बिंदु भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। ये 5 पॉइंट आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। इन बिंदुओं के कारण उन्हें आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में उनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजाराम के बाद
ब्रह्म समाज को किस व्यक्ति ने संभाला? तो बड़ा नाम तो आएगा द्वारकानाथ टैगोर, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर से बड़ा नाम आएगा देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो यहां पर आपको एग्जाम के पॉइंट से देवेंद्रनाथ टैगोर को भी जानना चाहिए। यहां पर आप देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत रही है, जिनका जन्म 1818 में हुआ था। 1818 टू 1905, 1905 ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है। और चूंकि आपके सिलेबस में 19वीं शताब्दी को फोकस किया हुआ है, इसलिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम भी बहुत सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। और इन्हीं की फैमिली जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह सब इन्हीं परिवार से हैं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर को हम समझने का प्रयास करते हैं कि वहां से आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले देखिए आप, देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर जब स्टार्ट करोगे तो यहां पर आप सबसे पहले डालना बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक, सबसे पहला पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा, बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक। और इन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन करने से पहले, ध्यान रखना दोस्तों, एक संस्था की स्थापना करते हैं। वो थी 1839 में। जिस संस्था की इन्होंने स्थापना की उसी को हम कहते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। और आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, बाद में वो तत्वबोधिनी के नाम से स्कूल की स्थापना भी करते हैं, तत्वबोधिनी स्कूल, और इसी नाम से पत्रिका भी चलाते हैं। इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज कब ज्वाइन किया? तो आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया है 1843 के अंदर, 1843 के अंदर। 1843 में इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। और अगर राजाराम मोहन राय के बाद किसी व्यक्तित्व में दम था जिसने ब्रह्म समाज का काफी फाउंडेशन मजबूत किया, तो उस व्यक्तित्व का नाम जो है देवेंद्रनाथ टैगोर था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और देवेंद्रनाथ टैगोर खुद जो थे वो राजाराम मोहन राय के विचारों से काफी प्रभावित थे। अब यहां पर आप देखना दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर जब सर्वे सर्वा बने तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज का आचार्य, द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज का आचार्य जो है किसको नियुक्त किया? केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। और अब ब्रह्म समाज के अंदर दो इंपॉर्टेंट बौद्धिक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज एक ही समय पर आ गई। और केशव चंद्र सेन से देवेंद्रनाथ के विचार जो है वो अनबन होने लगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा केशव चंद्र सेन के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जितने पर्सनैलिटीज हुई है उसमें केशव चंद्र सेन से राजाराम के बाद ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप केशव चंद्र सेन का ध्यान रखना कि केशव चंद्र सेन जो थे वो बेसिकली उनकी एंट्री जो हुई वो ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में इनकी एंट्री होती है। ही वॉज द आचार्य और प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये अत्यंत उदारवादी थे, अत्यंत उदारवादी थे। और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जैसे अत्यंत उदारवादी में लिबरल, जब बहुत ज्यादा लिबरल व्यक्ति होता है तो वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी जगह देता है, वो चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियनिटी हो। इस बात को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में अनबन होने लगी। और यह अनबन तब और बढ़ गई
जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का प्रचार बंगाल से बाहर करना शुरू कर दिया। बंगाल से बाहर, और आप कहोगे सर बंगाल से बाहर का मतलब क्या हुआ? बंगाल से बाहर उस समय दो इंपॉर्टेंट एरिया थे, वहां पर भी वो ब्रह्म समाज का प्रचार करने लगे। वो दो एरिया कौन से दोस्तों? तो यहां पर आएगा एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनके अंदर भी वो ब्रह्म समाज का प्रचार करने लगे। यहां पर यह पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो अनबन शुरू हुई, जो विचारों में टकराव पैदा हुई, उसके दो मूल कारण थे। नंबर एक, केशव चंद्र सेन का अत्यंत उदारवादी होना, और दूसरा, जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का प्रचार जो है वो बंगाल से जब बाहर करना शुरू किया, तो इससे यह अनबन बढ़ती है। तो यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा। और जब केशव चंद्र सेन ने यह प्रचार प्रसार शुरू किया, तो यहां से फिर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और एग्जाम में क्या पूछा गया? नंबर 1, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किस समाज की स्थापना हुई? और दूसरा, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में किस समाज की स्थापना हुई? ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में यहां पर पूछे गए हैं। एक चीज और आपसे पूछे कि अभी लेटेस्ट में देख रहा था कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रसिद्ध पत्रिका का जो नाम आएगा वो थी एशियाटिक मिरर। एशियाटिक मिरर जो है वो उनकी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम था, एशियाटिक मिरर, केशव चंद्र सेन का। और केशव चंद्र सेन से हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये पॉइंट आएगा, क्या होगा? नंबर 1 कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब ब्रिटिश काल के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किस समाज की स्थापना हुई? किस समाज की स्थापना हुई? तो दोस्तों उसका उत्तर जो होगा वो होगा प्रार्थना समाज। और ध्यान रखना, अगर केशव चंद्र सेन से प्रभावित हैं तो इसका मतलब ब्रह्म समाज से प्रभावित है, और ब्रह्म समाज से प्रभावित है तो राजाराम से प्रभावित है, और राजाराम से प्रभावित है, इसका मतलब वह कौन सी संस्था थी जो एकेश्वरवाद की समर्थक थी और जिसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई? तो उसका नाम होगा प्रार्थना समाज। और यहां पर जहां पर इस संस्थापक एक से अधिक हो, वहां से आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापकों में शामिल नहीं था? 3 नाम तो वो होंगे जो शामिल थे, और चौथा नाम होगा जो उसमें शामिल नहीं थे। जैसे दे दिया ताराचंद चक्रवर्ती, तो वो शामिल नहीं है इसमें, या दे दिया देवेंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज बने या फैले। तो यहां पर आप देखिए, प्रार्थना समाज जो है, इसकी संस्थापकों की बात करेंगे तो यहां पर जो संस्थापकों में मेन नाम दोस्तों आते हैं वो आता है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। दूसरा, रामचंद्र भंडारकर। रामचंद्र भंडारकर। और तीसरा, और एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, तो नाम होगा महादेव गोविंद रानाडे।
महादेव गोविंद रानडे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ये याद आपको होना चाहिए। ये संस्थापकों में शामिल थे और महादेव गोविंद रानडे को अलग से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कब है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस समाज की स्थापना हुई है 1867 के अंदर। 1867 के अंदर, मतलब ब्रह्म समाज का जो विभाजन है उससे 1 साल बाद हुई है। उसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन से प्रभावित कौन से 2 समाज बने, नंबर 1 प्रार्थना समाज और नंबर 2 जो था उसका नाम था वेद समाज। नंबर दूसरा समाज कौन सा है, वेद समाज। आपको कि सर वेद समाज की स्थापना किससे प्रभावित होकर हुई है, तो 100% आपका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर जो समाज बना उसका नाम वेद समाज था। कब बना दोस्तों, कब बना, तो 1864 के अंदर। कहां बना, तो उत्तर होगा आपका मद्रास के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो उत्तर आपका होगा श्रीधरालु नायडू। उत्तर जो आपका होगा वो होगा श्रीधरालु नायडू ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों मेरा अपना मानना है कि आपको कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। और आप जब हमारी कलाम एकेडमी की क्लासेस आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्लासेस तैयार की गई हैं वो आरएस एग्जाम के हर सेगमेंट को, हर स्टेप को तैयार की गई। और इसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, वो हमारे हस्तलिखित नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, ताकि आपको बहुत चीज़ें, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ मैटर बहुत जल्दी याद होता है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ जो है दोनों फॉर्म में दिया जाए, आपको जिस फॉर्म में जल्दी याद हो वो दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आरएस 2021 का हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप पूरी तैयारी को पूरी ताकत के साथ में करें। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। द वेद समाज, वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर 1864 में मद्रास में बना, जिसकी स्थापना श्रीधरालु नायडू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि सबसे पहले कहा कि ब्रह्म समाज का आचार्य जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया था, लेकिन जल्दी ही देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में एक अनबन शुरू हो गई। वो जो अनबन शुरू हुई उसका मैंने बता दिया है कि इनके बीच मतभेद शुरू हो गए। और मतभेद का कारण जो मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया आपको कि उस मतभेद का जो कारण था, उस कारण में नंबर 1 सबसे पहले मैंने कहा कि केशव चंद्र सेन का अत्यंत उदारवादी होना। दूसरा सेकंड पॉइंट, ब्रह्म समाज का बंगाल से बाहर प्रचार। ब्रह्म समाज का बंगाल से बाहर प्रचार, ये जब हुआ तो यहीं से अनबन शुरू होती है। और इसी अनबन में आप लोग ध्यान रखना, जो मतभेद हुआ उससे 1866 के अंदर ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज अपने मूल रूप में टूट गया और उसकी 2 इंपॉर्टेंट शाखाएं बन जाती है 1866 के अंदर। और जो विभाजन हुआ दोस्तों, उससे जो 2 नए समाज बने, उसमें से एक का नाम रखा गया नंबर 1 आदि ब्रह्म समाज, मतलब पुराने वाला। और जो आदि ब्रह्म समाज था, उस आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक यहां पर होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो दूसरा ब्रह्म समाज था उसका नाम था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया,
और पूरे भारत में ब्रह्म समाज को कौन फैलाना चाहते थे? केशव चंद्र सेन। तो यहां पर दूसरा जो नाम आएगा वो नाम आएगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, या उसी को हम कहते हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। और दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है उसके यहां पर लीडर हैं केशव चंद्र सेन। ये पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और इस बार तो मतलब एक बड़ा पार्ट आपको पता है, पहले 18वीं शताब्दी से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता था। तो भारत में यूरोपियंस का आगमन, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, कार्नेटिक वार, 18वीं सदी का भारत, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, वो सब पढ़ते थे। इस बार नहीं है, कम किया गया है। तो जितना किया गया है वो बिल्कुल आपके पकड़ में होना चाहिए, इसलिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो वो मैंने बताया, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के हैं केशव चंद्र सेन। और मैं कहना चाहूँगा कि 1866 के बाद ब्रह्म समाज का मतलब केशव चंद्र सेन हो गया। मतलब केशव चंद्र सेन पूरे भारत में छा गए। और उन्हीं के प्रयासों से दोस्तों ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 के अंदर एक अधिनियम पास होता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम। बाद में ब्रिटिश सरकार भी इसको स्वीकार कर लेती है, ब्रह्म विवाह अधिनियम। ये अधिनियम पास होता है किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज के प्रयासों से। और ब्रह्म समाज ने इसको स्वीकार कर लिया तो नाम हो गया 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम। और इस ब्रह्म विवाह अधिनियम के माध्यम से लड़का और लड़की की न्यूनतम आयु को तय किया गया था कि लड़का 18 वर्ष और लड़की की एज इसके द्वारा 14 वर्ष रखी गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कौन सा अधिनियम पास होता है? तो आपका पास होगा ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था। ये पॉइंट्स आपको आने के बाद आपको पता होगा कि हर व्यक्ति जीवन में गलती करता है। तो इस ब्रह्म विवाह अधिनियम जो पास हुआ, उस ब्रह्म विवाह अधिनियम का सबसे पहले उल्लंघन किसने किया दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका वायलेशन जो है, इसका उल्लंघन जो है वो सबसे पहले केशव चंद्र सेन ने ही किया। और क्या किया इन्होंने क्या किया? अपनी अल्पवयस्क लड़की, मतलब इनकी बेटी जो थी जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी, उस लड़की की शादी ये कूच विहार के शासक से कर देते हैं। कूच विहार बंगाल में था, कूच विहार के एक प्रिंसली स्टेट था कूच विहार, उसके शासक से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं कि अच्छा रिश्ता मिला यार। अब जैसे ही केशव चंद्र सेन वो शादी करते हैं, ब्रह्म समाज में उनके साथ जुड़े हुए लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने ये क्या किया, आप यहां पर कानून बना रहे हो और उस कानून का सबसे पहले उल्लंघन भी आप कर रहे हो, तो हमारे फॉलोअर्स इसके बारे में क्या सोचेंगे? और कहते हैं इस बात को लेकर फिर एक बार ब्रह्म समाज टूट गया, ब्रह्म समाज फिर टूट जाता है। और आपको पता होगा ये जो टूटा तो 1878 में एक नया ब्रह्म समाज बनता है जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज के नाम से उसको जानते हैं। तो आप लोग यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, जो साधारण ब्रह्म समाज था, साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बनता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहां पर आएगा पंडित शिवनाथ शास्त्री। पंडित शिवनाथ शास्त्री का नाम यहां पर आएगा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पंडित शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली का नाम भी इसमें आता है। तो देखिए आप, सबसे पहले ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, और चौथा साधारण ब्रह्म समाज।
चारों के संस्थापक अलग अलग हैं और अलग अलग डेट है, उसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा प्रयास जो हमने किया आज का, ये पूरा प्रयास ब्रह्म समाज से रिलेटेड था कि ब्रह्म समाज से आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। आगे इसी प्रकार पूरे ऊर्जा के साथ, पूरी उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ कलाम एकेडमी लगातार आपके साथ बेहतरीन प्रयास करेगी कि किस प्रकार आपसे बेटर जो ऑनलाइन क्लासेज है वो किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज में आपको ऑफलाइन क्लास का अनुभव कराया जाए, एहसास कराया जाए, उसका प्रयास कलाम संस्थान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, RS प्री के साथ कलाम एकेडमी जल्दी ही मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर लेखन विकास कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रही है, जिसमें डेली टास्क आपके पास में होगा। डेली आपको 15, 50 और 100 शब्दों में लिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे जो है वो केवल प्री में लगे रहते हैं। अगर आप प्री के साथ साथ मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम साथ साथ में ज्वाइन कर लें तो सोने पर सुहागा होगा। इसलिए मेरे इस निवेदन को, मेरे इस अनुरोध को, मेरी इस विनती को आप जरूर यदि पूरे सच्चे दिल से सुन रहे होंगे तो आप उत्तर लेखन विकास कार्यक्रम जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसको भी जरूर ज्वाइन करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।